ये तो एक नादानी भरा निर्णय होगा कि एक बहुत बड़े वर्ग सवर्णों को किनारे कर दिया जाए और ये कल्पना कर ली जाए कि हम इनका वोट ले करके और सत्ता में वापसी कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम मुद्दा लेकर के आए हैं समाजवादी पार्टी का दलित और पिछड़ा प्रेम। जी हां, लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अंबेडकर के साथ में लोहिया की विचारधारा को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी में अब सवर्ण नेताओं की जगह नहीं है? क्या सवर्ण नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है या पार्टी चाहती है कि अब दलित और पिछड़ा को मिलाकर के ही 2024 की लड़ाई में बीजेपी को चुनौती दी जाए? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ा है वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी की इस रणनीति के पीछे क्या इशारा नजर आता है। चलिए शुरुआत करेंगे बिना देरी करें, लेकिन पहले आपका तारुफ करा देते हैं हमारे आज के पैनल के साथ में। हमारे साथ सबसे पहले बात करेंगे, जुड़े हुए हैं आज पूरे इस विषय पर रखने के लिए हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे राघवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार जुड़ते रहे हैं। हमारे साथ में नवल कांत सिन्हा जी हैं, जाने माने चेहरे हैं, यूपी तक पे लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। हमारे साथ रतिभान त्रिपाठी जी भी हैं, इससे पहले भी हमारे साथ बातचीत उनकी होती रही और राजनीतिक विशेषज्ञों पे पकड़ रखते हैं। और हमारे साथ में प्रदीप कपूर जी भी हैं, ये भी लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे और ये भी हमें, जिन्होंने लगातार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियों को नजदीक से देखा है। चलिए शुरुआत करते हैं। नवल जी, शुरुआत आपसे आज कर लेते हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी का जिस तरीके का अब नैरेटिव चल रहा है, अखिलेश यादव सीधे तौर पर अब बात कर रहे हैं कि अंबेडकर और लोहिया दोनों की विचारधारा को लेकर के चलना है, इन बयानों के क्या मायने हैं? क्या वाकई में पार्टी को अब सवर्ण नेताओं की जरूरत नहीं है या ये महज एक स्ट्रैटेजी है? देखिए, समाजवादी पार्टी की पहचान ही रही है पिछड़ों की राजनीति करने के लिए। पिछड़े यानी कि यादव और मुस्लिम गठबंधन को लेकर उनकी पॉलिटिक्स रही और उसी पे लंबे समय से स्थापित रही और चलती रही। उसके बाद जब जिस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, वो जो जीत थी उसमें केवल पिछड़े ही नहीं, केवल मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी जातियों का, खासतौर से ब्राह्मणों और क्षत्रियों का और अन्य वर्गों का बहुत बड़ा सपोर्ट था। इसीलिए पहली बार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में फुल फ्लैश सरकार बना पाई थी। तो जाहिर सी बात है वो बड़ी सफलता थी। लेकिन ये संकट केवल अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के सामने नहीं है। पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति करना शुरू की है, एक तो वो जो जातियां होती हैं, इस बात की क्या कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है तो पिछड़ों दलितों को एक साथ कर लो तो डेंट कर देंगे, ये स्ट्रैटेजी भी है इसमें? नहीं, मैं वही आपको स्पष्ट करना चाहता कि जो बीजेपी की रणनीति है वो ये कोशिश करती है कि जाति समीकरण जिस तरह से जिस भी छोटी छोटी जातियों को कई हिस्सों में बांट दिया है, वो माइक्रो लेवल पे चले गए हैं और उसके बाद वो इस बहाने जातियों को जोड़ते हैं, चाहे टिकट दे के, चाहे उनके कुछ मुद्दे को उठा के, चाहे कोई किसी जाति विशेष के लिए चर्चित पार्टी है उससे गठबंधन करके जोड़ते हैं। और उसके अलावा उसके ऊपर जो है वो उनका हिंदुत्व का चेहरा होता है। तो उन्होंने हिंदुत्व के बहाने पूरे देश के जो मतदाता है उनको जोड़ा है, तभी इतनी बड़ी सफलता मिलती है। और अब जो अन्य दल हैं, चाहे बिहार में नीतीश कुमार के शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं, वो उसके पीछे मुझको जो लगता है वो रणनीति है कि ये एहसास कराया जाए कि नहीं, हिंदू सब एक नहीं है, कुछ वो पिछड़े उनको सताया गया, दलितों को सताया गया है। इस रणनीति पे काम कर रहे। और अगर अभी जो कार्यकारिणी घोषित हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें आप अध्यक्ष तो खुद ही अखिलेश यादव है, चाहे महासचिव हो, उपाध्यक्ष हो, उसमें कोई भी बड़े सवर्ण नेता नहीं है। 3 से 4 ही लोग हैं सवर्णों की बात करें, और उसमें यादव, मुस्लिम और अति पिछड़ा, ये काफी नजर आते हैं। राघवेंद्र जी, आपको क्या लगता है बीजेपी ने जिस पिछड़े वर्ग को तोड़ा, जिसको कहा जाता था कि बीजेपी के पास ये नहीं है, उसको डेंट किया, दलित वर्ग जो कि मायावती के पास था, मायावती से वो झटक करके बीजेपी में दलित जा रहा है, क्या यही कारण, यही चिंता समाजवादी पार्टी को है? और दूसरा सवाल ये कि क्या इसका नुकसान भी हो सकता है समाजवादी पार्टी को अगर सवर्णों को दरकिनार करेंगे? बेशक अभिषेक जी, देखे 2014 के बाद से जो राजनीति की एक धुरी चली केंद्र में या राज्य में, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग कार्डर वोट का तैयार किया, वो लाभार्थियों के था कि ये लाभार्थी हैं, ये हिंदू तो हैं, मुसलमान तो हैं, लेकिन लाभार्थी हैं। उसमें एससी थे, ओबीसी थे, ओबीसी की सारी जातियां थीं। और कहीं न कहीं से इस समय जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है, चाहे रामचरितमानस को लेकर या जो भी बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के आ रहे हैं, वो यही दिखाने का प्रयास, जहां तक मैं सोचता हूं कि नहीं,
तुम्हें मंदिर से या हिंदू धर्म से नहीं, तुम्हें तो बहुत सताया गया है, तुम्हें तो निचले दर्जे पे रखा गया है। और वो खिसकाने का एक प्रयास कहीं न कहीं से किया जा रहा है कि जनगणना कराने की भी बात सदन में अखिलेश यादव ने दोहराई थी। आपको लग रहा है ये भी उसी का एक पार्ट? बेशक उसी का पार्ट है कि जो एक बहुत बड़ा वोट काटर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, उसको तोड़ने से हमारे पास अगर यादव और मुसलमान है और ओबीसी की अन्य जातियों का वोट हम तोड़ लेते हैं, जो हिंदू के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसका हुआ है, तो हम एक बेहतर कर सकते हैं। मायावती का भी फंडा या किसी का भी फंडा यही है कि अगर को चिंता हुई इसलिए उन्होंने ट्वीट किया, इसीलिए वो बयान भी अब जारी कर रही है इसको लेकर के। हाँ, उनका ट्वीट आया है, लेकिन उनकी चिंता दूसरे तरह की दिखाई दे रही है। रामचरित मानस को लेकर के कम दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का जो भी पैनलिस्ट का लिस्ट आया है इस समय, या जो उनके नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। और जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी वर्ग को छोड़ करके, देखिए ये तो एक नादानी भरा निर्णय होगा कि एक बहुत बड़े वर्ग सवर्णों को किनारे कर दिया जाए और ये कल्पना कर ली जाए कि हम इनका वोट ले करके और सत्ता में वापसी कर लेंगे। भाई सरकार सारे वर्ग की बनती है और उसमें हर वर्ग की सहभागिता होती है। इस तरह के बयान देने और इस तरह की सोच से दूर रहना चाहिए, दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसका खामियाजा भी कई बार हो सकता है। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है ये वही पार्टी है जब 2017 के माफ कीजिए 2022 के चुनाव के पहले परशुराम को लेकर के मूर्ति लगाने की बात हो रही थी, बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन किए, बीजेपी ने ब्राह्मण सम्मेलन किए जिसका नाम दिया गया बुद्धिजीवी सम्मेलन, तमाम तरह की कवायती ब्राह्मणों को लेकर के। लेकिन अब जिस नैरेटिव पे समाजवादी पार्टी जा रही है, उन नेताओं का क्या, ब्राह्मण नेताओं का, सवर्ण नेताओं का, जो अभी अभिषेक जी, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक ही मंशा है कि किस तरह से वोट बैंक बढ़ाया जाए, किस तरह से वोट को जो है बटोरा जाए। और खासतौर से 2024 का जब चुनाव अब नजदीक है तो सारी कवायद उसी के लिए है। तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया या वहाँ बिहार में मिनिस्टर का बयान आया, देखिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि धर्म और धर्म ग्रंथ ये दोनों आस्था के विषय हैं, इस पे बहुत ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब उन्होंने उठाया है तो वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त जो बीएसपी डिक्लाइन पे है, दलित वोट जो है वो बिखरा हुआ है, तो इस बहाने अगर दलित भी उनके साथ आ जाए, है ना, सामाजिक न्याय की जो बात कहते हैं की स्थिति में है, क्योंकि यही वो दलित वर्ग है जो 2019 के चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन में था। लेकिन बीएसपी को तो ट्रांसफर हो गया वोट, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं। किसी को कोशिश करने से कैसे मना कर सकते हैं आप? कोशिश कर रहे हैं, वो बार बार वो कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूं और पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त वो प्रयास में है कि अपना वोट इनलाज करने के लिए। देखिए सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने की 2014 से, वो सक्सेसफुल हुए और उनका वोट शेयर बढ़ा। तो अब 2024 के लिए समाजवादी पार्टी भी लगी हुई है अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए, तो इस चीज का प्रयास कर रही है। देखिए मुस्लिम और उनके यादव बहुत इंटैक्ट हैं, उसमें अगर दलित भी आ जाए और अदर बैकवर्ड्स भी आ जाते हैं तो उनका वोट शेयर बढ़ जाएगा। तो सारी की सारी कवायद अभिषेक जी, ये सब वोट पॉलिटिक्स और अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए है, वोट बढ़ाने की कवायद है। लेकिन रतिबान जी, आप बताइए, अभी का जो चुनाव हाल ही में निपटा है, मुस्लिम और यादव का कॉम्बिनेशन जितना फल सकता था समाजवादी पार्टी को, वो इस बार ही फला है। ये कई लोगों ने माना भी कि ये इम्तिहान है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता था। यही कारण है कि जो कमी रह गई, सत्ता में वापसी नहीं हो पाई और अब तो लोकसभा का मामला है। यही कारण है कि क्या दलितों को ही साथ है, क्योंकि ब्राह्मण या सवर्ण या उच्च जातियां समाजवादी पार्टी को नहीं लगती कि उनकी लाइनिंग के साथ नहीं आएगी। अभिषेक जी, इस पूरे सिनेरियो को मैं एक दूसरे नजरिए से देख रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शामिल करिए तो चीजें बहुत स्पष्ट होंगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश में यात्रा की और उत्तर प्रदेश में आए, तो उन्हें लगा कि पूरे देश भर से मुस्लिमों का खासतौर से सपोर्ट मिला। तो इस पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो बेचैन हो उठे हैं। उनमें समाजवादी पार्टी भी है जो बेचैन है। उन्हें यह लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ मुसलमान वोट भी चला गया तो हमारे पास सिर्फ यादव बचेगा या छिटपुट जो पिछड़ी जातियां बचेंगी। दलित तो स्वाभाविक रूप से कभी समाजवादी पार्टी के साथ आ ही नहीं सकता है। इम्पैक्टफुल आपको लग रही है यूपी में राहुल गांधी की यात्रा, क्योंकि वो तो बगल से निकल के राहुल गांधी की यात्रा का देशव्यापी प्रभाव हुआ है। आप कश्मीर में देखिए, दो दल जो दोनों अलग एक दूसरे के हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों के नेता राहुल गांधी के साथ आ गए। ये आश्चर्यजनक है, जैसे उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम सिंह एक साथ आ जाएं, उसी तरह की स्थिति है। तो अगर तो राहुल, इसमें चिंता अखिलेश यादव की
अगड़ा दलित और पिछड़ा की बात नहीं है। मुख्य रूप से उनकी चिंता यह है कि मुसलमान न खिसक जाएं, इसीलिए रामचरितमानस को आधार बना करके कि अगर हम रामचरितमानस को राम पर कोई हमला करेंगे तो थोड़ा हिंदू मुसलमान खुश हो सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। एक बात यह है। दूसरा, जो बात दलितों को साथ जोड़ने की बात है, कभी भी दलित और पिछड़ों का स्वाभाविक गठजोड़ हो ही नहीं सकता है। गांव में जब भी दलितों पर हमले हुए हैं, मारपीट हुई है, पिछड़ों ने ही लाठियां चलाई हैं, यही उनके वो रहे हैं। तो एक तो ये, दूसरा, किस मुंह से दलितों को साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी, जिन्होंने बाकायदा उनके प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के सबको रिवर्ट किया है। ये ताजा उदाहरण है और अखिलेश यादव ने ही खुद किया है, दूसरी किसी और ने नहीं किया है। दोनों सरकारों के बीच में क्या रसाकशी थी वो भी जनता, ये भी सबने देखा है। इसलिए ये खेल ब्राह्मणों को डिसेक्ट करने का, अलग करने का नहीं, अब ब्राह्मणों को जोड़ने, ब्राह्मण तो समाजवादी पार्टी से कभी उस रूप में नहीं जुड़ा रहा, थोड़ा जुड़ा रहा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी, जो राम मनोहर लोहिया ने अपना पूरा जीवन जाति तोड़ो समाज जोड़ो के नाम पर न्यौछावर कर दिया, जो जिन जयप्रकाश नारायण ने अपना जीवन न्यौछावर किया जाति तोड़ो के नाम पर, उन्हीं के चेले अब जाति जनगणना करा रहे हैं, जाति एक सांचे में जातियां जोड़ रहे हैं। ये या तो ये लोहिया की असली अनुयायी नहीं है, या फिर ये लोहिया विरोधी काम कर रहे हैं। यही तय होना चाहिए। या तो ये लोहिया के अनुयायी नहीं है, या फिर ये लोहिया के अनुयायी होने का दिखावा कर रहे हैं। इसलिए कि लोहिया ने बड़ा तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया था और वो ये जातियां गिना रहे हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है। सर, ये आप बताइए, आपको लग रहा है कि बीजेपी के लिहाज से अगर हम सोचें तो फायदा ही लगेगा कि नुकसान होगा? क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान होता है या जातियों के बीच में इस तरीके का समीकरण बदलता है तो फायदा बीजेपी ले जाती है। इसमें बीजेपी कहां दिख रही है आपको? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी, मुझको लगता है कि खुद उठा के जो है गेंद बीजेपी के हाथ में विपक्ष रख देता है और यही हो रहा है। देखिए, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी समस्या है ना, महंगाई की समस्या, तमाम मुद्दे हैं जो कि जिससे लोग परेशान हैं और जिससे निजात पाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष मेरे ख्याल से सही मुद्दे उठा नहीं पा रहा है। वो आपस में जो वोटों का बंटवारा है अपने पाले में, जैसा भी रतिभान जी कह रहे थे कि कांग्रेस की यात्रा हुई तो अखिलेश यादव को लगा कि हमारा जो वोट बैंक है उसमें तो कुछ शेयर अगर उधर चला जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ उनको लगा कि बीएसपी कम होती चली जा रही है, तो जो दलित वोट है उसको अपने पक्ष में किया जाए। तो इसी रणनीति के तहत जो है समाजवादी पार्टी काम कर रही है कि ये मैसेज दे कि मानते हैं कि क्या इसका फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है? क्योंकि जैसा मैंने अभी प्रदीप जी से भी पूछा था, 2019 में तो कोई फायदा नहीं हो पाया, डोर ट्रांसफर दलितों का तो हुआ ही नहीं था समाजवादी पार्टी को। ये एक और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हो सकता है। देखिए, प्रदीप जी ने जो शब्द कहा है कि किसी को फायदे की उम्मीद में काम करने से कैसे रोका जा सकता है, मुझको कतई नहीं लगता, किसी भी तरह से नहीं लगता है कि इसमें अखिलेश यादव को कोई सब फायदा होने जा रहा है। वैसे भी आप देखिए ना कि हर प्रमुख मंदिरों पे एक साल में कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित होता है। आप उस भीड़ में जाइए, उसमें आप लोगों को जब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें ब्राह्मण कम है, क्षत्रिय कम है, वैश्य कम है, कायस्थ कम है, खत्री कम है। वहां पे आपको पिछड़े और दलित ज्यादा नजर आएंगे। वो श्री राम के भक्त है और हमारे संविधान में भी जो है श्री राम की तस्वीर लगी हुई है, तो राम वहां पे है। लेकिन जैसा मायावती ने जो उनका ट्वीट का जो ऊपरी हिस्सा था वो एकदम सही बात कही है कि ये देश किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है और उसमें कोई शूद्र नहीं है, उसमें अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अदर पिछड़े क्लास के लोग हैं। हो सकते लेकिन वर्ण व्यवस्था हाँ नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप सर, आपसे सवाल, राघवेंद्र जी, आपको क्या लगता है आखिरी में, आप जिस तरीके की पूरे ये माहौल बन रहा है, चुनाव को लेकर के कवायद है, ये तो साफ नजर आ रहा है, दलित हो जाए, अति पिछड़ा हो जाए, लेकिन पिछड़ा में भी अति पिछड़ा, जातियों में भी अति जाति, ये सब गिनाई जा रही है, ये सब दोहराई जा रही है। 2024 में आपको लग रहा है सपा फायदे में हो पाएगी ये करके, या अभी दिल्ली बहुत दूर है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा। हालांकि एक प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा कि ये जो वोट बैंक है जो टूट करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया है उसको अपनी तरफ खींचा जाए, और हमें नहीं लगता है कि उसका फायदा वो ले पाएंगे। और एक बात और जोड़ना चाहूंगा आपसे, भाई इतने ये राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता चर्चा करते हैं हम शूद्र हैं, अब एक बैनर पोस्टर भी लग रहे हैं, लोग ट्विटर पे अपने नाम के आगे लिख रहे हैं।
एक अब निर्णय होना चाहिए कि जातिगत आरक्षण की जिस तरह मांग होती है, ये जो भी ओबीसी हैं या एससी हैं जो सत्ता में रहे हैं, करोड़पति हैं, अब इनको उस जाति के बंधन से निकालकर इनको सामान्य श्रेणी में लाया जाए और इनको दलित और शूद्र बनने से रोका जाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं। सवर्ण नेताओं को डर होगा अभी, क्योंकि जिस तरीके की इस समय माहौल है वो अपनी जगह देख पा रहे हैं कि वो उनका मानना है कि चुप ही रहे, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है सवर्ण नेता। बेशक क्यों नहीं होगा, अगर उस वर्ग से ये 10 नेता भी लाते हैं तो 10 सवर्ण नेता जो समाजवादी पार्टी में होंगे उनकी सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। उनको अगर पार्टी में कोई पद मिलने वाला होगा तो वो खतरे में पड़ जाएगा। और वर्षों तक जब कोई भी नेता अगर किसी दल में अपना जीवन खपाता है तो एक लालसा तो उसके अंदर रहती ही है कि उचित समय पे सत्ता में आने पे मुझे एक अच्छा पद मिलेगा या सम्मान पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। रतिबान जी, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी के सिनेरियो में आपको कहां दिख रही है? क्या ये पिछड़ा दलित का कॉम्बिनेशन, दलित प्रेम, अंबेडकर, लोहिया और रामचरितमानस पर सवाल करना लॉन्ग टर्म में 24 की लड़ाई में फायदा देगा या हिचकोले खाएगी अभी नहीं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर रही है और वो इस कोशिश में है कि अगला चुनाव भी वो नंबर 2 पर ही रहे। नंबर 1 पर तो होने की गुंजाइश कम ही क्यों लग रहा है? इसलिए कि वो कोशिश उसको ये लग रहा है कि अगर वो नंबर 2 पर रहेगी तो उसके सांसद अधिक जीत के जाएंगे, वो एक मजबूत ताकत के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। लेकिन उनको दरअसल विपक्ष को खतरा विपक्ष से ही है। अखिलेश यादव खतरा कांग्रेस से है, अखिलेश यादव खतरा मायावती से है, अखिलेश यादव खतरा आम आदमी पार्टी से है। तो इस संकट से निजात पाने के लिए जन समस्याएं उठानी होगी, न कि जातीयता के खोखे में घुस करके और कोई हमला करना होगा। कारतूस चाहिए, खोखे नहीं चाहिए। जो समाजवादी पार्टी कर रही है वो खोखे इकट्ठे कर रही है, कारतूस नहीं इकट्ठे कर रही है। और ये बहुत फायदेमंद नहीं साबित होगा खोखे इकट्ठा करना, कारतूस इकट्ठे करना ही। कारतूस इस सेंस में कि उन्हें पब्लिक के बीच में जाकर जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाहिए, न कि जातिवाद पर, रामचरितमानस पर या दूसरे विषयों पर। बिल्कुल, राम पर अगर कुठाराघात करेंगे तो क्या खामियाजा भुगत सकती है समाजवादी पार्टी? क्योंकि मंदिर बन रहा है, शिला पहुंच चुकी है और जनवरी में तो बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। क्या इसका इम्पैक्ट? अभिषेक जी, जब कभी धर्म की बात होती है या धार्मिक ग्रंथ की बात होती है तो हमेशा बीजेपी का ही फायदा होता है। और बीजेपी चाहती है कि सारे विपक्ष की दल हमारी पिच पे हमारे साथ आके खेलें। और विपक्ष को जबकि जरूरत इस बात की है, चाहे अखिलेश यादव हो कि जैसा कि रतिभान जी ने कहा कि जो महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, या जो जनता से जुड़े हुए समस्याएं हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनको लेके अगर जनता के बीच में जाएंगे और जन आंदोलन खड़ा करेंगे और उसको पर जब वोट मांगेंगे तो उनको वोट मिलेगा। लेकिन ये अगर धर्म की बात करेंगे और धार्मिक ग्रंथ की बात करेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को ही होना है, क्योंकि बीजेपी की ही वो पिच बड़ी स्ट्रांग है। बिल्कुल, बीजेपी की पिच स्ट्रांग है और इसी पिच पर बीजेपी ने 1, 2, 3 नहीं 4 चुनाव में लगातार ऐतिहासिक जीत जीती और 2024 का लोकसभा भी अब उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव ने अति पिछड़ा और दलितों को एक करके कहीं ना कहीं एक नई राजनीति की शुरुआत की है। जिस पूरे कैडर पे, जिस पूरी जातियों पर मायावती एक समय राज किया करती थी, कहीं ना कहीं उससे जुड़ने की कवायद है। लेकिन ये जो आजमाइश हो रही है, क्या वो फायदेमंद होगी या नुकसान, ये तो भविष्य के गर्त में। लेकिन ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण में अब जातिगत गणना से लेकर के जातिगत मुद्दों और जाति के लोगों को सीधे तौर पर टारगेट करके कहीं ना कहीं अब राजनीति तेज होती नजर आती है। यूपी तक में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।